दर्शकों, हरिओम, जय श्री राम। आजकल राजयोग की सीरीज चली हुई है। आपको गज केसरी योग की एक अलग वीडियो बनाई थी, पीछे आप देख सकते हैं। रज्जु योग के लिए अलग वीडियो बनी थी, मुसल योग के लिए अलग वीडियो बनी थी और नल योग की अलग वीडियो बनी थी। 4 वीडियो ये बनी थी। ऐसे ही पंच महापुरुष योग की इनकी टोटल 3 वीडियो हैं। एक वीडियो रुचिक योग के लिए अलग है, इन दोनों के लिए एक अलग वीडियो है और इन दोनों के लिए एक अलग वीडियो है। आप इसको देख सकते हो, सर्च मार लेना मालव्य योग और सस्य योग के नाम से। और इसका जो टाइटल दिया था, लगभग 2 महीने पहले वीडियो बनी थी। इसका टाइटल था कि क्या आपकी कुंडली में महान बनने के योग हैं। उसके बाद हमने अगले जो राजयोग किए थे, कमल योग, गधा योग, गोल योग, चक्र योग, माला योग, वाफी योग, वीणा योग, धाम योग, नौका योग, छत्र योग, पक्षी योग, श्रृंगारक योग, अमला योग, पर्वत योग, शुभ कर्तरी योग, सुनफा, अनफा, दुर्द्रा, यहाँ तक हम कर चुके हैं। अब इसी सीरीज में इसी को आगे बढ़ाते हुए अब अगले राजयोग करेंगे, क्योंकि हो सकता है कि आपकी कुंडली में भी राजयोग हो। देखो, योग का बहुत बड़ा महत्व है, कर्म का अपना महत्व है, भाग्य का अपना महत्व है। किसी की कुंडली में यदि राजयोग है तो कम मेहनत में भी बहुत कुछ पा लेता है, और जिसकी कुंडली में अशुभ योग होते हैं, ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी वो कई बार आगे तरक्की नहीं कर पाता। तो इसका मतलब यह है कि हम मेहनत तो हमें करनी ही चाहिए। मेहनत के साथ साथ यदि हमें अपने भाग्य के बारे में पता हो, कुछ जो अशुभ है उनका पता हो, शुभ का पता हो, तो ज़्यादा अच्छा ही होता है। इसलिए अब हम राजयोग करवा रहे हैं। राजयोग की सीरीज़ में हम दुर्द्रा योग तक कर चुके हैं। अगला जो पार्ट है वो मैं कर रहा हूँ अभी, आदि योग। नोट करते रहें। आदि योग, ये जैसे ये हमने एक कुंडली बनाई थी, काल पुरुष की कुंडली, जिसमें ये ग्रह बाद में बैठाए ग्रह नहीं होते काल पुरुष की कुंडली में। इसी टेबे को ले लीजिए आप। तो इसमें छठे, सातवें, आठवें भाव में यदि शुभ ग्रह हो, छठे, सातवें और आठवें भाव में शुभ ग्रह कौन कौन से हैं, कल भी आपको वीडियो में बताया, पहले भी कई बार बता चुका हूँ। शुभ ग्रह का मतलब, जो हम शुभ ग्रह जब बोलते हैं तो इसका मतलब गुरु दोनों। कौन कौन से दोनों गुरु? अर्थात देव गुरु बृहस्पति और दानव गुरु शुक्र, दोनों के दोनों गुरु। तो शुक्र, बृहस्पति को हम गुरु भी बोलते हैं, शुक्र हो गया। और अकेला बैठा हुआ शुभ भाव में बैठा हुआ बुध और चंद्र भी जो होता है, ये इसकी स्थिति पर डिपेंड करता है। जो क्षीण चंद्र है वो नहीं होना चाहिए, पूर्ण चंद्र के आसपास होना चाहिए। अर्थात पूर्णमासी के आसपास का जिसका जन्म होता है उनका चंद्र की जो शक्ति है ज़्यादा होती है। अमावस्या के आसपास जिनका जन्म होता है उनकी शक्ति चंद्र की कम होती है। तो ये जो शुभ ग्रह की हम बात कर रहे हैं, तो अब आदि योग का मतलब है कि भाई इस कुंडली में छठे, सातवें और आठवें इन भावों में 6, 7 और 8 इनमें शुभ ग्रह हो तो वो जो होता है आदि योग होता है। और हालांकि छठे, 8वें, 12वें भाव को त्रिक भाव बोलते हैं, पर यदि इनमें शुभ ग्रह बैठ जाए तीनों भाव में तो अशुभता इनकी कम हो जाती है और अच्छा रिजल्ट ही देंगे। तो ये आदि योग इसको हम बोलते हैं। और ऐसा जो जातक होता है वो दूसरों की सहायता के लिए हमेशा तैयार रहता है, दीर्घायु होता है और दूसरों की सहायता हमेशा, कोई भी इनसे सहायता मांग ले फटाफट, कभी भी मना नहीं करेंगे, फटाफट तैयार हो जाते हैं। ऐसे जो जातक होते हैं चतुर भी होते हैं, बुद्धिमान भी होते हैं, अच्छा अनेक सुख सुविधाएं इनको प्राप्त होती है। और ये शत्रु से धोखा जरूर खा लेते हैं। ये जिनकी कुंडली में अधियोग होता है शत्रु से धोखा तो खा लेते हैं, पर उसके बावजूद भी तरक्की करते हैं, तरक्की जरूर करेंगे, शत्रु से भले ही धोखा खा जाएं। क्योंकि जो छठा ग्रह है शत्रु ग्रह होता है, इसमें शुभ ग्रह की बजाय यदि अशुभ ग्रह ज़्यादा हो
तो उस दिशा में शत्रुहंता योग बनता है, पर शुभ ग्रह से शत्रुहंता योग नहीं बनता। पर ये कुल मिलाकर के अपने लिए शुभ है। हाँ, थोड़ा जो एक नेगेटिव पॉइंट है बस वो शत्रु वाला है कि शत्रु से धोखा खा लेते हैं, परंतु फिर भी जीवन में आनंदित रहेंगे, खुश रहेंगे, कोई किसी की परवाह नहीं करेंगे। अगला जो योग है, इम्पोर्टेंट योग है वेशी योग। बहुत इम्पोर्टेंट योग है ये। तो हम 3 योग होते हैं, ये इकट्ठा लिख रहा हूँ मैं। वेशी, एक होता है वासी, तीनों इकट्ठा लिख रहा हूँ मैं ये, क्योंकि तीनों योगों का संबंध सूर्य से है। वेशी, वाशी और उभयचरिल योग, 3 योग होते हैं ये। उभयचरिल, अच्छा उभयचरिल भी 2 होते हैं, उभयचरिल शुभकर्त्री और उभयचरिल अशुभकर्त्री। तो अब हम यहाँ पर अब उभयचरिल की बात करेंगे, शुभ और अशुभ साथ साथ में बाद में बताते रहेंगे। देखो कुंडली के अंदर, जैसे ये कुंडली हमारी है, इस कुंडली में सूर्य कहीं पर भी बैठा हो, कहीं पर भी हो सकता है 12 भावों में से। जैसे उदाहरण के लिए सूर्य यदि यहाँ बैठा है, सूर्य से तुरंत आगे मतलब ये वाला भाग, यदि यहाँ कोई ग्रह बैठा है तो वो होता है वेशी योग, तुरंत आगे अर्थात नेक्स्ट। और यदि इससे पीछे कोई ग्रह है वो होता है वासी योग। और यदि दोनों की तरफ सूर्य से आगे भी ग्रह हो, सूर्य से पीछे भी ग्रह हो, उसको हम बोलते हैं उभयचरिल योग। इसमें एक बात ध्यान देना, इसमें बस चंद्र नहीं होना चाहिए, क्योंकि चंद्र को इस योग का पार्ट नहीं मानते। जैसे आपको कल मैंने अनफा सुनफा अनफा दुर्द्रा कराया था, तो सुनफा में क्या था भी, जो चंद्रमा है, चंद्रमा से तुरंत आगे कोई ग्रह होना चाहिए, पर सूर्य को छोड़कर सूर्य नहीं होना चाहिए। सूर्य यदि है तो भी सुनफा योग नहीं माना जाएगा। अनफा क्या बताया था कि चंद्रमा से तुरंत पीछे कोई ग्रह होना चाहिए। और दुर्द्रा क्या बताया था, जब आगे भी चंद्रमा के दोनों तरफ ग्रह हों, दुर्द्रा योग होता है। यदि चंद्रमा के दोनों तरफ शुभ ग्रह बैठे हों तो दुर्द्र जो ये शुभ कर्तरी दुर्द्रा योग हो जाएगा, दोनों तरफ पाप ग्रह बैठे हों तो अशुभ कर्तरी दुर्द्रा योग हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर भी सूर्य से जो तुरंत आगे कोई ग्रह बैठा है तो वेशी योग। अब जो अगले जो ग्रह है वो शुभ भी हो सकता है और अशुभ भी, अर्थात शुभ ग्रह है गुरु भी हो सकते हैं, गुरु मतलब बृहस्पति और शुक्राचार्य गुरु, और चंद्र नहीं होना चाहिए, बुध भी हो सकता है। चंद्र यदि यहाँ हो भी फिर वेशी योग नहीं माना जाएगा। ऐसे ही वाशी योग में पीछे कोई न कोई ग्रह हो, तो ये दोनों ही स्थिति में यदि यहाँ हो तो भी अच्छा होता है, यहाँ हो तो भी अच्छा होता है। यदि यहाँ शुभ ग्रह हो तो ज़्यादा अच्छा है। और उभयचरिल योग में होता है कि आगे भी ग्रह पीछे भी ग्रह, दोनों की दोनों आगे पीछे दोनों तरफ शुभ ग्रह हो तो शुभ कर्तरी उभयचरिल बन जाएगा। और दोनों तरफ पाप ग्रह हो तो फिर पाप कर्तरी उभयचरिल योग बन जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। जिनकी कुंडली में उभयचरिल शुभ कर्तरी उभयचरिल योग होता है वो ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा तरक्की करते हैं। वो मान सम्मान इज्जत के लिए जीते हैं और मान सम्मान पे कभी आँच नहीं आने देते। ऐसे जो लोग होते हैं जिनकी कुंडली में उभयचरिल योग होता है, शुभ कर्तरी उभयचरिल योग होता है, वो दूसरों का भला करेंगे। इसके साथ साथ उनके अंदर एक विशेषता रहेगी कि वो कभी भी दूसरे से दब के काम नहीं करेंगे। यदि अशुभ कर्तरी हो, उभयचरिल योग हो, तो भी वो किसी से दब के काम नहीं करेंगे। अर्थात उभयचरिल योग में तो ये बात तो पक्का है, दब के काम नहीं करेंगे हमेशा। ये ज़्यादातर लीडर होते हैं, ज़्यादातर इनके नीचे लोग काम करते हैं, ये किसी के नीचे काम करना पसंद नहीं करते, बड़ी तरक्की करते हैं। और ऐसे अच्छा एक बात और ध्यान देना, जो जितने भी मैंने अभी तक योग कराए हैं उन योगों में ये जो ग्रह के बारे में बात कर रहे हैं, उन ग्रहों की जो अंश है उसका बहुत महत्व है। और इसके अलावा शुभ ग्रह उसमें शामिल है नहीं है, उसका बहुत ज़्यादा महत्व है। और
इसके अलावा यदि कुंडली में अशुभ योग न हो तो ये जो शुभ जो राजयोग है जो मैं करवा रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा फलदायी होते हैं। यदि इसमें कोई अशुभ योग आ जाए तो राजयोग मंद पड़ जाता है, और यदि एक से ज़्यादा राजयोग हों तो और ज़्यादा प्रबल हो जाता है। तो इस प्रकार से जितने राजयोग आपकी कुंडली में हैं उतनी ज़्यादा प्रबलता आपकी कुंडली में आपके जीवन में आएगी, और जितने अशुभ योग होंगे उतने ही अशुभता आपके जीवन में आएगी। एक एक योग होता है बड़ा इम्पोर्टेंट है, वो भी वेदांत विद्या योग बहुत है, अच्छा है ये भी। वेदांत विद्या योग, वेदांत विद्या में वेदांत विद्या योग एक वेदांत विद्या योग होता है। इनको इकट्ठा लिख रहा हूँ मैं क्योंकि दोनों एक जैसे ही हैं, समझने में आसान हो जाएगा। वेदांत विद्या योग और इसके अलावा ब्रह्म ज्ञान योग, ये दोनों थोड़ा ध्यान देना कैसे बनते हैं। जो ब्रह्म ज्ञान योग है दोनों में क्या फ़र्क है, थोड़ा ध्यान देना। देखो, जैसे हमारी कुंडली है, कुंडली में आपने क्या देखना है, इसमें ये जैसे हमारा टेवा है, ये लगन कुंडली की बात कर रहा हूँ मैं। ये लगन कुंडली के 9वें भाग में, 9वें भाग को देखना, क्योंकि धर्म का जो कार्य धर्म का जो हम देखते हैं वो 9वें घर से देखते हैं। 9वां घर में कौन सा ग्रह बैठा है ये ध्यान मेन बात होती है। जैसे यदि एक है ये दूसरा घर, तीसरा, चौथा, पाँचवा, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। अब यदि इसमें आपने क्या देखना है, क्या ध्यान देना है कि यदि यहाँ पर 9वें घर में, क्योंकि जो जो इसका जो धर्म कारक भाव होता है, इसमें यदि शुभ ग्रह अर्थात गुरुदेव बैठे हों, यहाँ क्या कौन हो, गुरुदेव हों, तो और अच्छी स्थिति में हो। अब ये ध्यान देने की जरूरत होती है कि इनकी डिग्री क्या है। यदि 1 से 5 या 25 से 30 के डिग्री में हो फिर तो या तो शिशु अवस्था या फिर वृद्ध अवस्था होगी, उसमें इतना ज़्यादा अच्छा काम नहीं करेगा। तो यदि ये यौवन अवस्था में हो, 12 से 18 डिग्री के बीच में हो, इस पर कोई अशुभ ग्रहों की दृष्टि ना हो, तो ऐसा जो जातक होता है वेदांत विद्या में उनकी बहुत रुचि होती है। ऐसा जो जातक है वो कोई ना कोई ऋषि, महात्मा, महंत भी हो सकता है। धार्मिक रुचि उनकी बनी रहेगी, धार्मिक क्षेत्र में बहुत तरक्की करता है। कई बार ऐसा जो जातक होता है किसी न किसी गद्दी का स्वामी भी होता है। जैसे गद्दी के गुरु के बाद आप गद्दी पे जो बैठाते हैं चेले को, तो कई बार वेदांत विद्या योग में जो हमारा अध्यात्म है, अध्यात्म के क्षेत्र में बहुत आगे तक जाता है। और ये जो ब्रह्म ज्ञान योग है, ब्रह्म ज्ञान योग में पहला भाव, छठा, उसके पहला ये वाला, उसके बाद छठा, उसके बाद आठवां घर और 10वां और 12वां, इन घरों में पहले में, छठे में, 8वें में, 10वें और 12वें में जो गुरुदेव हैं वो स्वराशि का हो या उसके हों। स्वराशि का मतलब आपको पता होना चाहिए, गुरुदेव की जो राशि होती है वो 9वीं और 12वीं होती है, और गुरुदेव जो उसके होते हैं वो चौथी राशि में होते हैं। कहने का मतलब ये है कि गुरुदेव इन घरों में बैठे हों और उसी जहाँ पर गुरुदेव लिखा हुआ है कुंडली में उसी संख्या में 9, 12 या 4 नंबर लिखा हो, क्योंकि ये लिखा जो होता है और राशि लिखी होती है। यदि उसमें ये 9, 12 या 4 नंबर भी लिखा हुआ है, गुरु भी लिखा हुआ है, इसका मतलब है ब्रह्म ज्ञान योग, तो ऐसा जातक ब्रह्म ज्ञानी होगा। तो जितने भी मतलब हमारे जो आध्यात्मिक क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं, जो उच्च पदवी जिनको प्राप्त है, जो धर्म के क्षेत्र में बहुत आगे है, तो उनकी कुंडलियों में ज़्यादातर ब्रह्म ज्ञान योग देखने को मिलता है। आपको इन बातों को ध्यान देना होगा। अगला इम्पोर्टेंट योग है माला योग। जैसे नाम से स्पष्ट है माला, तो इसमें जो ग्रह हैं वो लगभग माला की तरह बैठे होंगे।
माला का मतलब जैसे किसी एक भाव से शुरू करके लगातार साथ के साथ खाने भरे हुए हों, कोई बीच में खाना खाली ना हो। उदाहरण के लिए मान ले यहाँ कोई ग्रह बैठा है, सपोज यहाँ राहु बैठा है, तो यहाँ केतु बैठा होगा क्योंकि मेरे सामने बैठता है। तो यहाँ पर कोई भी ग्रह, कोई भी खाना खाली ना हो। उदाहरण के लिए मान लिया सूर्य है, यहाँ बुध है, यहाँ शुक्र भी है, दो भी हो सकते हैं ना, चंद्र है, उसके बाद मंगल है और शनि है। तो कहने का मतलब ये है 1 2 3 4 5 6 7 8, एक रह गया हमारा, कौन सा रह गया? सूर्य हो गया, बुध हो गया, शुक्र हो गया, चंद्र हो गया, मंगल हो गया, शनि हो गया। कौन सा रह गया हमारा अभी? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो एक हमारा ग्रह रह गया, राहु केतु हो गए, सूर्य बुध शुक्र चंद्र। हाँ ठीक है, तो यहाँ से लिख देते हैं यहाँ की बजाय। तो कहने का मतलब ये है कि लगातार एक माला से बन जाएगी। कोई भी ग्रह है यहाँ पर, कोई भी मतलब खाना खाली नहीं रहेगा। ये जरूरी नहीं है कि राहु यहीं हो, राहु यहाँ भी हो सकता है, राहु यहाँ भी हो सकता है, केतु भी यहाँ हो सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि इस साइड में भी हो सकती हैं। लगातार जहाँ से शुरू होते हैं और जहाँ अंत होता है, इनके साथ और भी ग्रह कोई बैठ सकता है। तो कोई भी खाना खाली न हो तो उसको हम बोलते हैं माला योग, अर्थात एक माला सी बन जाएगी। जैसे माला पूरी होती है तो इसको माला योग बोलते हैं। और ये जो योग है ये बहुत शुभ योग होता है। ऐसा जातक है जिसकी कुंडली माला योग होते हैं, वो भी ज़्यादातर जो आध्यात्मिक क्षेत्र की तरफ जाता है, आध्यात्मिक क्षेत्र में काफ़ी उन्नति करता है। और इसके अलावा यदि वो गृहस्थी जीवन में व्यतीत कर रहा है तो गृहस्थी जीवन में भी बहुत आगे तक जाता है। गृहस्थी जीवन में रहते हुए आध्यात्मिक व्यक्ति होता है, भले ही वो गृहस्थी जीवन जीवे, पर गृहस्थी जीवन में जीते हुए भी अध्यात्म में उसका लगाव रहेगा, उसका धर्म में लगाव रहेगा, धार्मिक पुस्तकों में लगाव रहेगा। और जो हमारे धर्म के प्रति निष्ठा, धर्म के प्रति आदर भाव बना रहेगा। तो माला योग के इस प्रकार से, तो दर्शकों, मैंने अपने ज्ञान के अनुसार जितना भी मेरे को आता है, मैंने और जितना मेरे को एक्सप्लेन करना आता है, मैंने कोशिश की है कि मैं सारे राजयोग को अच्छी तरह से समझा पाऊँ। फिर भी क्योंकि मैं एक इंसान हूँ, इंसान कोई भगवान नहीं हो सकता। हो सकता है कि समझाने में कुछ त्रुटि रह गई हो। तो जो सेकंड फेज़ में भी मैं ये वीडियो बनाऊंगा, अभी फर्स्ट फेज़ चल रही है, इस सब वीडियो को दोबारा से एक बार और बनाऊंगा। कोशिश करूंगा कि सेकंड फेज़ में और ज़्यादा अच्छी तरह से समझाने का प्रयास करूंगा। आपने फिर इस फेज़ के अंदर भी मैंने पूरी कोशिश की है कि अपना पूरा 100% दूँ। तो दर्शकों, मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने आपके लिए जो ये वीडियो बनाई है, इसको आप पूरा सुने, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं। और दूसरे आपके जो साथी हैं, मित्र हैं, उनको भी चैनल सब्सक्राइब करने के बारे में बोलें और वीडियो को अधिक से अधिक देखें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।